नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिदा साहू और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बातें। मोदी सरकार की सालगिरह पर बाजार में बने नए रिकॉर्ड। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी नई ऊंचाई पर। मिड कैप में भी निचले स्तरों से आप देखिए सुधार हो रहा है। और अगर आप देखिए मिड कैप की ही पिटाई हुई थी और यहां पर अब अगर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं संकेत है कि मार्केट ने एक बॉटम बनाने की कोशिश की है और बाजार को ऐसा लगता है कि जो बिकवाली का रुख था वो अब शायद पूरा हो चुका है। देखिए मिड कैप में एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, ये हमने पहले बात की है, तो हो सकता है कि आपको फिर से अटकते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल तो रिकवरी हो रही है और ये रिकवरी कहाँ तक जाती है ये देखना होगा। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो तेज़ी है वो थोड़ा सा आपको तेज़ी देख के डर लग सकता है। 3 दिनों में 250 पॉइंट निफ्टी देखिए निचले स्तरों से इस वक्त के लेवल या आज के दिन के हाइस पर अगर आप देखें। निफ्टी बैंक 900 पॉइंट, हालांकि आप गिनेंगे तो 3 दिन दिखेगा, लेकिन वो जो लो बना था बुधवार के दिन आखिरी घंटे में ही बना था, तो 2.25 दिन शायद कह सकते हैं। 2 दिन की है पूरी कमाई अगर आप इसको देखें तो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज देखिए ट्रेडर्स बाजार की तेजी के साथ जा रहे हैं, पुट राइटिंग हो रही है और 9400 और 9300 ये वो लेवल है जहां पर जमकर पुट राइटिंग हो रही है। हम 9600 के करीब हैं। 9500 सबसे पॉपुलर लेवल नहीं है पुट राइटिंग के लिए। इसका मतलब यह है कि पुट राइटर्स को भी दिख रहा है कि 2 दिन में बहुत ज़्यादा चल गया, थोड़ा सोच समझकर पुट राइटिंग करें हर तरह। लेकिन हाइट्स पर आज का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है प्रदीप। 9600 पर लोगों की नजरें टिकी हैं और वहां से हम ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 पॉइंट की ही दूरी बची है। 9590 के लेवल्स आ चुके हैं। थोड़ा सा अनबिलीवेबल मूव है लेकिन वो स्क्रीन पर दिख जरूर रहा है। सेंसेक्स भी देखिए 275 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 31,000 के पार निकला है आज के दिन सेंसेक्स। और यहाँ पर आप कह सकते हैं पूरे बाजार ने पार्टिसिपेट किया है। छोटे मझौले काउंटर्स जो पिछले कुछ दिनों में काफी पिटे हैं, 220 पॉइंट की बढ़त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है, साथ दिया है इस मूव का। 150 अंकों से ज्यादा का उछाल इस इंडेक्स ने भी दिखाया है। बिल्कुल, तो आज कहाँ होगी हमारी नजर? खास बातें मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हम बाजार के दिग्गजों से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा अगले हफ्ते एल&टी, औरोबिंदो फार्मा, बीपीसीएल, कोल इंडिया दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो अब क्या हो आपकी रणनीति ये भी पूछेंगे एक्सपर्ट से। साथ ही अब मॉनसून और जीएसटी पर बाजार का फोकस है तो इस पर भी होगी चर्चा। मॉनसून अगले हफ्ते शायद दस्तक दे ही दे और रोज की तरह कुछ ही देर में आपको ये बताएंगे कि कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी कॉल और 3:15 पर बीटीएसटी। लेकिन स्टॉक्स आपको बता दें जिनमें आज एक्शन देखने को मिल रहा है। जो तेजी से बाजार 9600 की तरफ बढ़ा है, इसमें कई अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स का हाथ है। मेटल्स चमक रहे हैं। टाटा स्टील देखिए 6% ऊपर, हिंडाल्को में 6% तक का उछाल। वेदांता जो आज निफ्टी का हिस्सा बना है, यहाँ पर भी रफ्तार बनती हुई 5% की। जेएसपीएल, सेल जैसे काउंटर्स में आउट परफॉर्मेंस है। ऑटो में भी आज हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड रैली को लीड कर रहा है, यहाँ पर करीब 6% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी। 7% ऊपर अब एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, डीवीआर, आयशर, एम&एम जैसे काउंटर्स की ओर से भी पार्टिसिपेशन जरूर देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे इंफ्रा शेयर है जहाँ पर तेजी बनती दिखाई दी है। जे कुमार इंफ्रा 5% ऊपर, IL&FS इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रा जैसे काउंटर्स में हमने देखा आज अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। बैंक्स में बैंक निफ्टी जहां पर 150 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, इसमें छोटे बैंकों में ज्यादा एक्शन है। जे&के बैंक, कर्नाटका, साउथ इंडियन बैंक, डीसीबी जैसे काउंटर्स में तेजी। येस बैंक दिग्गजों में जहां पर 30-31 रुपए तक की बढ़त बनती दिखाई दे रही है। साथ ही इंडेक्स को बढ़ाने में जिन काउंटर्स का हाथ है, इसमें अदानी पोर्ट सबसे आगे है 2% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी साथ दिया है आज के मूव में, 2.5% का उछाल। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3% ऊपर। टाटा मोटर्स, डीवीआर और एशियन पेंट में भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिड कैप में भी आउट परफॉर्मेंस है और यहाँ पर एचईजी में 18% का मूव है। आरसीएफ जैसे काउंटर्स में तेजी। सिंटेक्स की हम पहले बात कर रहे थे, जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो स्क्रीन पर आपके अच्छी तेजी दिखाता हुआ। जेएम फाइनेंशियल, कावेरी सीड जैसे काउंटर्स हैं जहां पर लोगों ने अच्छी तेजी कमाई है। और आइए आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस निफ्टी के नजरिए से। आपके सामने इस वक्त हम मंथली चार्ट लेकर आ रहे हैं निफ्टी का और वो आपको ये बताएगा कि किस तरह की तेजी हमने बाजार में देखी है। आप देख रहे हैं तो ये शुरू कहां से होता है, लेकिन ये चार्ट कायदे से तो मई 2014 से शुरू होना चाहिए, लेकिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं अगस्त 2013 से।
क्योंकि वहीं पर करीब 5000 के आसपास निफ्टी ने बॉटम बनाया था। अगर आपको लगता है कि ये मोदी सरकार के वजह से निफ्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ा के दिखाने के लिए मैंने बॉटम पकड़ा है, तो ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम औपचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी की रैली एक तरीके से 5000 के लेवल से शुरू हुई थी, ये मानना चाहिए। तो 5000 से 9600 यह है तेजी। इस दौरान हमने 2 बार करेक्शन भी देखे, एक बार 7000 तक और एक बार फिर 8000 तक हम गिरे थे डीमोनेटाइजेशन की वजह से। लेकिन इस रैली में आप खास तौर पे अगर आप देखें तो एक तेजी, फिर करेक्शन और ये दूसरी तेजी जो शायद ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर एक खास बात आप देखिए, जो हमने बॉटम बनाया है करीब 6800 के आसपास, उसके बाद के ये मंथली चार्ट्स डीमोनेटाइजेशन के पहले तक सारे ग्रीन कैंडल्स हैं। एक भी आपको लाल कैंडल नजर नहीं आएगा, यानी मंथ ऑन मंथ कभी भी लॉस नहीं हुआ। डीमोनेटाइजेशन का असर करीब 4 महीने रहा और उसके बाद अब ये देखिए, उसके बाद के 5 महीने भी सारे ग्रीन कैंडल हैं, बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं है। तो ये रैली काफ़ी स्टीप और काफ़ी वन वे लगातार चल रही है, जहां आपको बार बार ये लगता है कि ये कहां तक जाएगी, लेकिन ये हर बार एक और टारगेट ऊपर का अचीव कर लेती है। जैसे आज भी हमने देखा कि बाजार में जो तेजी बनी है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इस वक्त शायद बाजार काफ़ी ओवरबॉट होने लगे हैं, लेकिन अगर आप इस पूरी वेव को देखते हैं, मोदी वेव अगर हम इसको कहते हैं, और अगर आपको याद हो तो पिछले साल इसी दिन हमने आपसे कहा था कि मोदी वेव 3 की तैयारी हो रही है, शुरुआत हुई है और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि पिछले साल भर में बाजार ने डीमोनेटाइजेशन के बावजूद भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। तो यह है अब आपके सामने एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल, जो कि ऊपर की तरफ आपको नए टारगेट दिखाएगा। यहाँ से इस पूरे वेव को, पूरी चाल को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो 5000 से तकरीबन 9000, यानी 4000 पॉइंट 20 महीने में हासिल हुए थे। इसके बाद ये करेक्शन आया जो करीब 7000 तक गया। 7000 से अगर हम ये माने कि ये इस चैनल के अपर एंड तक वापस जाएगा तो चैनल की साइज तो उतनी होती है, तो 4000 पॉइंट यानी 11000 ये अगला टारगेट बनना चाहिए लॉजिकली इस अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पे। 11000 तक के लेवल पर जाने के लिए अगर आपको 20 महीने लगने हों तो इस बॉटम से जो 20 महीने का वक्त अगर आप गिनेंगे पिछले बजट के आसपास से आपको पकड़ना होगा, तो यहाँ से 20 महीने का वक्त पूरा होता है दिवाली के आसपास। लेकिन बीच में 4 महीने डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमने करेक्शन भी देखा है, और अगर उसका इम्पैक्ट भी डिस्काउंट करें तो भी इस वित्त वर्ष के अंदर अगर पेस इतना ही रहे, अगर रफ्तार ऐसी ही बनी रहे, तो 11000 के ये अपवर्ड टारगेट इस वित्त वर्ष के आखिर तक भी आने मुमकिन दिखाई देते हैं। यानी मोदी वेव का अगला टारगेट करीब 11000 के आसपास इस चार्ट के हिसाब से नजर आ रहा है। इमीडिएट तौर पे मार्केट हो सकता है कि थोड़े से ओवरबॉट होते हुए नजर आए, इसलिए ये लगातार यहाँ से चलता रहेगा, ऐसा नहीं, बीच में करेक्शन आते रहेंगे। और आप देखिए बीच में बड़े करेक्शन आए भी हैं, 2000 पॉइंट का करेक्शन भी हमने देखा और उसको डाइजेस्ट किया। तो ये जो टारगेट दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा लंबी अवधि के लिहाज से बनता है, जिसमें बीच में आपको करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज का मूड अगर आप देखें, जबरदस्त बुलिश बना हुआ है और बाजार में इस वक्त तगड़ी खरीदारी हो रही है। कल भी हमने काफ़ी खरीदारी देखी थी और हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर जो एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ चला गया था, आज भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव जोन में बना हुआ है। और ये 70 के आसपास जब पहुंचता है, जैसे कल था, कल की क्लोजिंग देखिए 70 पे थी, तो वो एक्सट्रीम ग्रीड का लेवल होता है जो रिवर्सल के संकेत देता है। लेकिन आज भी आप देखिए वो रिवर्सल आया नहीं है, तो लगातार जबरदस्त खरीदारी दूसरे दिन आज पूरे बाजार में दिखाई दे रही है। जी हाँ, एक्शन तो तेजी का बड़ा है और प्रदीप यहाँ पर रुकने का नाम बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं ले रहा है। फिलहाल 6 पॉइंट दूर है, 5 पॉइंट दूर है हम 9600 के, तो काफ़ी एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स उस लिहाज से। लेकिन मेरे ख्याल में बाजार में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ेगा मार्केट। 9600 से काफ़ी करीब हम हैं। बताइए सुमित, क्या उस लेवल के लिए कोई ट्रेड इस समय दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ से बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड बनता नज़र आ रहा है। अभी हम लोग 9600 के पास हैं, यहाँ से 9670 9680 तक के लिए मैं तेज़ी करना चाहूँगा। सिलेक्ट लार्ज कैप काउंटर्स जिसमें काफ़ी मूवमेंट नहीं आई है, और काउंटर्स जैसे कि रिलायंस, इनमें अभी भी तेज़ी की जा सकती है करीब 4 to 5% मूव के लिए।
ओके 4 to 5% के मूव के लिए दिग्गजों में आप तेजी की पोजीशन लेंगे तो बेटर रहेगा। आज हम देख रहे हैं कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। वोल्टास मिसाल के तौर पर ऑफ कोर्स कई ब्रोकरेजेस ने इस पर टारगेट्स भी बढ़ाए हैं, तो सुबह से एक्टिव है काउंटर। क्या आप कहें 500 के ऊपर निकलने के चांसेस लॉन्ग करें? बिल्कुल, वोल्टास ने नतीजे भी काफ़ी अच्छी दिए थे और एक वन साइड मूवमेंट आ रही है स्टॉक में एंड लाइक दिस से स्काई इज़ द लिमिट, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर मैं एक फिबोनाची लेवल देख रहा हूँ 510 512 के आसपास, तो वहाँ पर अगर ये काउंटर आता है किसी के अगर लॉन्ग्स है यहाँ, तो वहाँ पर वो बुक कर सकते हैं 510 से 512 के बीच में। अशोक लेलैंड की चाल पर आपकी क्या राय रहेगी? अशोक लेलैंड ने काफ़ी जिसे कहते हैं ब्रेकअवे गैप कहते हैं, उसके साथ एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है आज। यहाँ से मेरे हिसाब से ये काउंटर लॉन्ग टर्म में करीब करीब 130 तक जाने का अंदाज़ा है और मीडियम टर्म में यानी कि कुछ 2 महीनों में ये जा सकता है 110 के आसपास। ओके इसके अलावा जहाँ पे काफ़ी पोजीशंस बन रही हैं आज मेटल में, देखिए 2 स्टॉक हैं, JSW स्टील और हिंडाल्को। इन दोनों में काफ़ी बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। सीरीज़ का पहला दिन है हालांकि, लेकिन JSW में 11% और हिंडाल्को में करीब 18% का बिल्डअप। बिल्कुल, JSW स्टील और हिंडाल्को से बीच में मेरा फेवरेट रहेगा हिंडाल्को। कि एक JSW स्टील जो है काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, जब मूवमेंट देता है तो काफ़ी लंबी चौड़ी मूवमेंट्स देता है, बट यहाँ से हिंडाल्को मेरे हिसाब से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अच्छा काउंटर दिखाई पड़ रहा है और थोड़ा सा एक छोटा रेजिस्टेंस है 201 202 के स्तर के ऊपर, अगर वो पार करे तो ये सीरीज में 215 तक जा सकता है। ओके 215 तक जाने के चांसेस इस काउंटर में बनते दिखाई दे रहे हैं। मोमेंटम तो आज हमने देखा है भेल जैसे काउंटर में भी दिखाई दिया है। इसी के साथ आप LNT पर नजर डालेंगे तो ये ज़्यादा हिला नहीं है, हालांकि 6% का ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन हो चुका है। क्या चांसेस हैं कि LNT अब फॉलो करेगा, यहाँ पर एक्शन बढ़ सकता है? बिल्कुल हर्षदा, यहाँ से LNT में एक जो फॉलो बाइंग दिखाई दे रही है कल के बाद आज, और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था इसका 1772 का तो जो स्तर था कैश लेवल्स के ऊपर, वो स्तर उसने पार किया है। यहाँ से एक 1755 से 60 के बीच में एक स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 1840 तक जा सकता है। एक चीज़ है 29 को मेरे ख्याल से LNT के रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लीवरेज में ना पोजीशन खड़ी करें। अच्छा, डिश टीवी की गिरावट क्या ये माने कि पूरी हो गई? आज काफी लॉन्ग बन गए। डिश टीवी एक खराब न्यूज़ के चलते यहाँ से नीचे आया था, बट यहाँ से इसकी जो एक गैप है 85 से 90 के बीच में, वो गैप के लेवल में ये एंटर कर रहा है, तो यहाँ से एक बार ये मेरे हिसाब से 90 का स्तर दिखा सकता है, बट ज़्यादा उम्मीद ना रखें स्टॉक से। ओके, ये राय डिश टीवी पर। सुमित, आपसे इजाजत लेने का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इन सभी स्टॉक्स पर 95 93 के आसपास इस समय निफ्टी का ट्रेड। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ और जानकार, उनकी राय लेंगे आज के बाजार पर, और साथ ही मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हम बात भी करेंगे अमीषा वोरा से। तो आप बने रहिए CNBC आवाज पर। देख रहे हैं आखिरी सौदा और इस वक्त नजर डालते हैं सबसे पहले HPCL पर। देखिए स्टॉक में जो उछाल आप देख रहे हैं इसके पीछे वजह है कि परिणाम आए हैं अभी अभी। आमदनी यहाँ पर 59 हज़ार करोड़ के आसपास की आई है, जो हमारे 55 हज़ार के अनुमान से कहीं बेहतर है। मुनाफा 1819 करोड़ पे आया है, 1050 करोड़ का अनुमान था, तो उससे काफ़ी बेहतर है। HPCL दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो हम कहते हैं, यानी आमदनी और मुनाफे के लिहाज से हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर नज़र आया। हालांकि अभी हमारे पास और डिटेल नहीं है, ब्रेकअप नहीं है, कहाँ से ये आमदनी आती हुई नज़र आई है, ये सरप्राइज़ किस तरह से दरअसल बना है, रिफाइनिंग मार्जिन कितने रहे, बिक्री में यानी जो पेट्रोल और डीजल बेचा गया है उसमें किस प्रोडक्ट पर कितनी मार्जिन है, ये सारे डिटेल्स देखकर फिर हम समझ पाएंगे कि दरअसल क्या वजह है और क्या कोई वन टाइम फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें, ओके मार्जिन आ गई है, EBITDA मार्जिन के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं और ये बेहतर है। 5.5% 4% का अनुमान था, तो GRM तो नहीं है, लेकिन ये डिटेल्स तो अच्छे लग रहे हैं।
प्रदीप, इनफैक्ट आईओसी के मुकाबले ये नंबर तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि आईओसी के नंबर्स देखकर बाजार को काफ़ी निराशा हाथ लगी थी। 1819 करोड़ का प्रॉफिट और EBITDA लेवल पर भी हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। कंपनी ने करीब 2886 करोड़ का EBITDA पोस्ट किया, इसीलिए हम देख रहे हैं वो मार्जिन्स में एक अच्छा इजाफा। 1:2 का बोनस का भी ऐलान HPCL की ओर से आता हुआ 6%, 6.5% ऊपर। इनफैक्ट वो स्टॉक और भी बिल्ड कर रहा है उन पर्टिकुलर गेन्स पर। बोनस का अनुमान बाजार को मेरे ख्याल में नहीं था। जी, हम अटकलें तो लगा रहे थे, लेकिन इस बार नतीजे के आसपास इस तरह की बातें खास देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में मुझे लगता है काफ़ी हद तक उम्मीद थी और उस वक्त हम लगातार ज़रूर चर्चा कर रहे थे। सिद्धार्थ, अब बोनस भी आ गया, परिणाम भी उम्मीद से बेहतर, बाय कॉल देंगे? देखिए, बहुत ही बेहतरीन नतीजे हैं, क्योंकि अगर अबिटा लेवल्स में भी अगर आप देखें तो अबिटा भी बहुत अच्छा जंप करके आया है और बोनस एक अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था, तो ये एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। परिणाम बहुत अच्छे हैं, पर ओएमसीज में एचपीसीएल के बहुत बेहतरीन नतीजे हैं, बट हमारे जो कवरेज में है हम मानते हैं कि इसके भी बीपीसीएल के भी बहुत बेहतरीन नतीजे आ सकते हैं। और आने वाले समय में हम मानते हैं कि जिस हिसाब से मार्केटिंग मार्जिन बीपीसीएल के भी इंप्रूव होते दिख रहे हैं, और साथ ही साथ मोज़ेम्बिक का जो है उसमें भी रिफाइनिंग मार्जिन, जिसे हम जीआरएम कहते हैं, वो भी बेहतर होते दिखेंगे। तो ओएमसीज पे अगर हम किसी पे दाव लगाते हैं तो वो होगा बीपीसीएल। ओके, बीपीसीएल एक बेटर ट्रेड, लेकिन इस समय जो स्क्रीन पर है वो एचपीसीएल है और 8% का उछाल देखने को मिल रहा है। जो वायर्स पर मार्जिन जीआरएम का अपडेट आया है वो $6.2 पर आया है, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में $6.68 के आसपास था। तो ये फिलहाल कुछ और डिटेल्स एचपीसीएल के आते हुए। लेकिन आज बाजार में जिस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हम एक बड़ी चीज पर फोकस कर रहे हैं। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और दिन भर हम आपके लिए राय लेकर आ रहे हैं इंडस्ट्री के दिग्गजों की और साथ ही मार्केट के दिग्गजों की भी। इस बीच आईटीसी के नतीजे आते हुए और मुनाफा 2669 करोड़ रुपए पर आया है, जो 2653 करोड़ के अनुमान से थोड़ा बेहतर ही नजर आ रहा है। आईटीसी कम से कम मुनाफे के लिहाज से ये एक आंकड़ा जो इस वक्त हमारे सामने है, अनुमान से बेहतर। आमदनी 15,009 करोड़ पे आई है, 15,066 का अनुमान था। तो इन लाइन कह जाएंगे नतीजे कुल मिलाकर, क्योंकि मुनाफा बेहतर है लेकिन आमदनी अनुमान से थोड़ी सी कम ही होती हुई नजर आ रही है। और डिटेल्स का हमें इंतजार है। स्टॉक फिलहाल फ्लैट सा ही बना हुआ है, इमीडिएट रिएक्शन बहुत साफ नहीं, क्योंकि एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा, इसलिए मतलब निकालना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। तो तब तक कुणाल, अगर आप इसके चार्ट्स पे नजर डालें, क्या अहम लेवल्स इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, चार्ट्स पर मुझे लगता है कि प्रदीप एक ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है। काउंटर 300 के ऊपर अपट्रेड होने लगा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड लें या एक बीटीएसटी ट्रेड लें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 306 307 तक ये चला जाएगा। स्टॉप लॉस 296 के आसपास रखना होगा। 306 मुझे लगता है इसके लिए लक्ष्य है। ओके, तो ये फिलहाल अब तक के डिटेल्स हमारे पास आए हैं और इसी पर हम बात करेंगे। एक और कौस्तुभ पावस्कर जो काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं इस सेक्टर को, शेर खान के एनालिस्ट हमारे साथ लाइन पर हैं। कौस्तुभ, आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि बिटा लेवल पर आप देखिए 3875, हम उम्मीद कर रहे थे 3878 करोड़ के आंकड़े की, रफली इन लाइन ही है। I think 3875 is better, मतलब बहुत स्ट्रीट से और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। मैंने उम्मीद की थी 3700 3750 के आसपास, तो मेरे उम्मीद से तो बेहतर ही आए हैं। और पैट लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि हमारे उम्मीद से काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। अच्छा, ये मार्जिन का फिगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कौस्तुभ, नियरली 35%, 34.8% EBITDA मार्जिन। आई थिंक काफ़ी अच्छा मार्जिन वाई बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है मार्जिन्स में। तो मेरे हिसाब से कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्लैट या मार्जिनल डिक्लाइन रहेगा, उससे तो बेहतरीन ही आया है। आपका कॉल क्या रहेगा इन नंबर्स के बल पर? अब आईटीसी कंस्ट्रिंग 300 के पार निकल चुका है, इसमें हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी आई है। क्या इस स्टॉक में आगे और दमखम देखने को मिलेगा? क्या री रेट कर सकते हैं शेयर को इन मार्जिन्स, इन नंबर्स के बल पर?
ऑब्वियसली नंबर्स एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे ही हमारे नंबर्स, और उसके बाद ही हम बता सकते हैं। बट अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, आईटीसी अभी भी जो लार्ज एफएमसीजी स्टॉक्स है उसके मुकाबले तो लोअर वैल्यूएशंस पे ही ट्रेड कर रहा है, तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा सबसाइड है यहाँ से, तो हमारा बाय रिकमेंडेशन है और शायद वो बरकरार है। ओके कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे थे मोदी सरकार के 3 साल की, और अमीषा वोरा हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं इस पर अपनी राय देने के लिए, प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी। अमीषा, स्वागत है आपका। हमने देखा मोदी सरकार के 3 साल के दौरान बाजार ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। क्या उम्मीद है अब आपको आगे अगले 2 सालों में, क्या इसे रिटर्न को हम आगे भी दोहराएंगे? कुछ टारगेट देख रही हैं आप? देखिए, ये जो 3 साल में मार्केट्स के रिटर्न आए हैं उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। एक तो ऑफ कोर्स कि ग्लोबली सम ऑफ द मार्केट्स हैव आल्सो डन वेरी वेल। दूसरा ये रहा है कि हमारे म्यूचुअल फंड इनफ्लोज जो पूरे फिजिकल एसेट्स में जाते थे उसकी जगह पर फाइनेंशियल सेविंग होने से म्यूचुअल फंड इनफ्लोज बिग टाइम बढ़ गए हैं। बट अभी भी जो एक पॉइंट बाकी है वो है जो रियल मोमेंटम इन अर्निंग्स एंड ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स कैपेक्स, जैसे जिसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया। तो वो जो तीनों बाकी पॉइंट है, हमें लगता है कि ग्रेजुअली वो नेक्स्ट 2 साल में अनफोल्ड होने चाहिए, और इसीलिए रिटर्न्स मार्केट में 2 साल के पीरियड में देखें तो अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस तरह का रन रेट हमने देखा है भारतीय बाजारों में, निफ्टी ने लगभग पिछले 3 सालों में 27% की कमाई की है। मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया अनडाउटेडली, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अब यहाँ से अगले 2 सालों में क्या आपको लग रहा है कि या यही रन रेट देखने को मिलेगा, इसी रफ्तार को हम कायम रख पाएंगे, या फिर कुछ अब पोर्टफोलियो बदलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? देखिए, अगर 14 to 17 3 साल में अगर निफ्टी ने 27% रिटर्न दिया है, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम शायद डॉलर रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, बट फिर भी दैट ऑन एन एनुअल बेसिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई ऐसे फ्रोथी लेवल पर है कि यहां से इतना या इससे ज्यादा ओवर नेक्स्ट 2 ईयर रिटर्न ना दे पाए। बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि जो लास्ट 2 महीने में एक रन आया है मार्केट में, एंड अभी जो मिड कैप स्मॉल कैप के लेवल्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ओवर नेक्स्ट 2 मंथ्स कहीं पर एक करेक्शन कहीं पर आए, तो करेक्शन विल बी मच शार्पर इन मिड कैप स्मॉल कैप एज कंपेयर टू लार्ज कैप। तो जो खुद के पोर्टफोलियो में वेटेज है लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप का, उसको थोड़ा लार्ज कैप की तरफ टिल्ट करना चाहिए, सो दैट एनी करेक्शन इन द शॉर्ट टर्म कैन बी वेदर्ड बेटर। बट अगर 2 साल की बात करें तो आई वुड स्टिल से कि लार्ज कैप एंड मिड कैप का बहुत अच्छा मिड कैप की फेवर में बैलेंस रख सकते हैं। बिल्कुल अमीषा, चूंकि हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, आप देखिए ठीक है हमने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा, लेकिन अगर 2007 से 2017 10 साल देखिए, 6000 का निफ्टी था, आज 9600 है, 60% के रिटर्न आए हैं। अगर आपने बाजार में 100 रुपए लगाए तो 160 रुपए हुए। अगर आपने एफडी कर दिया 10 साल का, 7% का एवरेज रेट भी अगर आपको मिला हो, इस बीच में तो अब 10% तक पहुंच गए थे, लेकिन एवरेज में 7% ही पकड़ रहा हूं, तो भी आपके पैसे डबल हो गए। तो एक्चुअली तो 40% का घाटा है शेयर बाजार में निवेश करके। अगले 2 साल में क्या इस घाटे की भरपाई होगी? मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे लगता है कि काफी सारे जो पेन पॉइंट्स इंडियन इकोनॉमी के थे, वो स्पेसिफिक इंडियन इकोनॉमी के भी थे। In terms of one by one the industry which were being put into problems, and now having सब एक के बाद एक इंडस्ट्री को हम रिवाइव कर रहे हैं, जैसे कि छोटे से छोटा, वेदर शुगर हो या तो स्टील हो विथ इंपोर्ट पैरिटी, इंपोर्ट प्राइजेस, मिनिमम इकोनॉमिक प्राइजेस, या तो कहीं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, जैसे कि आयरन और माइनिंग हो, कोल हो, पावर हो, एंड इवन टेलीकॉम हो। तो जो रिवाइवल विथ पॉलिसी हम कर रहे हैं, प्लस अभी जो लास्ट लेग रिजॉल्व है वो बैंकिंग का है, मुझे लगता है वो भी काफी हद तक ओवर नेक्स्ट 1 ईयर हो जाएगा। तो अर्निंग्स कैपेक्स दोनों रिवाइव होने के साथ मार्केट्स विल गिव मच बेटर रिटर्न,
and it will recoup the lost return, I would think. तो अब तक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर में बाजार था बैंक्स के एनपीएस को लेकर, क्या आप कहेंगी कि ये लीडर साबित हो सकते हैं यहां से आगे की चाल के लिए, फिर एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? आप 2 साल के व्यू में बोलेगी तो डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए, बट अगर एक आध क्वार्टर के व्यू से या 2 क्वार्टर के व्यू से बोलोगी तो कहीं पर भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जब भी ये एनपीए को रिजॉल्व करने की करेंगे तो एक बार वंस अगेन प्रोविजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। तो बट एक जो एनपीए एक्रीशन साइकिल थी वो पीक हो चुकी है, रिजोल्यूशन इज स्टिल नॉट हैपेंड एंड अकॉर्डिंगली फुल प्रोविजनिंग अभी नहीं हुआ है। तो 2 साल के व्यू से यस, मुझे लगता है कि सम ऑफ द बैंक्स विच हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, विच इज लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स, विल डू मच बेटर। ओके, तो ये उम्मीद यहाँ पर आप कर सकती है, लेकिन आपके अपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो कौन से सेक्टर्स हैं जो अगले 2 साल आप जो उम्मीद कर रही हैं कि पिछले नुकसान की भी भरपाई होगी, यानी यहाँ से शानदार रिटर्न आएंगे, क्या चुनेंगे आप? वी आर मोर, हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है डोमेस्टिक कंजम्पशंस पे, जहां पर के जैसे कि आईटीसी, लीवर्स, एशियन पेंट्स, हमें लगता है कि पोस्ट जीएसटी जो थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर को एडवांटेज होगा, पोस्ट मॉनसून जो डिमांड रिवाइवल होगा, एंड ऐसे भी जो कमोडिटी साइकिल है जिसमें थोड़ा सा कॉस्ट पुश था वो इज नाउ अबेटिंग अगेन, तो वो तीनों एडवांटेज मिला के हमें लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस्ड पोर्टफोलियो रख सकते हैं। ये लार्ज कैप में हो गया, मिड कैप में जाएंगे तो वंस अगेन जो होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट है, जहां पर कि प्लाईवुड है कि टाइल्स है, वो एक सेगमेंट हमें अच्छा लगता है। हमें ऑटो एंसिलरी एज अ सेगमेंट अच्छा लगता है, एंड थोड़ा लेवरेज्ड जिसकी बैलेंस शीट हो, एंड बिजनेस भी थोड़ा साइक्लिकल हो, वहां पर हमें कमोडिटी में जैसे कि टाटा स्टील हुआ, हिंडाल्को हुआ, जिंदाल स्टील एंड पावर, वो सेगमेंट भी अच्छा लग रहा है। ये ऑर्डर में ये तीनों हमें अच्छे लग रहे हैं। एफएमसीजी कंपनियों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपने कहा वो कंजम्पशन थीम की स्टोरी आगे प्ले आउट होगी, टाइल्स हो या फिर दूसरे बिजनेसेस जो कंजम्पशन डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड है, एफएमसीजी क्या वहां पर आपके रेडार पर इस समय होगा, या फिर आपको लगता है द बिग बॉयज HUL ITC में काफी तेजी आ गई है और शायद ये भाव अट्रैक्टिव नहीं है? नहीं, जैसे कि मैंने कहा तो स्टार्ट विथ लार्ज कैप में HUL ITC, एशियन पेंट्स, ये तीनों में हम लोग पॉजिटिव हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटानिया एंड नेरोलेक पेंट्स। ओके, तो ये वो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर आप फिलहाल दांव लगाने की राय दे रही हैं, लेकिन ये बताइए कि जहां पे बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो रही है इस समय, 2 सेक्टर आईटी में देखिए लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरियां कम हो रही हैं, और फार्मा की तो लगता है कि बुरे दिन कभी पूरे होने ही नहीं आएंगे। अभी भी देखिए मार्केट नए हाइस पर है और फार्मा स्टॉक नए लोज बना रहे हैं। पर जब मार्केट लोज बना रहा था तो फार्मा स्टॉक नए हाइज भी बना रहे थे, तो सब इंडस्ट्री की खुद एक अपनी साइकिल रहती है। मुझे लगता है फार्मा में दोनों चीज है, एक तो कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में इंडियन इंडस्ट्री एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, वो थोड़ा पेन्स टेकिंग हो रहा है और टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इंडिया की थोड़ी लार्ज कंपनीज जो है जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, उनकी जो यूएस बिजनेस की साइजेस है वो इतनी बड़ी है, एंड यूएस में प्राइस इरोशन इतना फास्ट है कि वो साइज पे प्राइस इरोशन को लेते हुए ग्रोथ करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और एट द सेम टाइम उतनी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक लार्ज इंडस्ट्री के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट का पीरियड है, ये थोड़ा और चल सकता है, बट एडजस्टमेंट पूरी होने के पहले ऑफ कोर्स प्राइस में वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो मुझे लगता है पेन पीरियड थोड़ा और चलेगा, बट डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी यहाँ से। ओके, इजाजत लें इसके पहले हमेशा आपने कहा कि अगले 2 साल में पूरे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी, तो क्या निफ्टी को 11 या 12 हजार पे देखते हैं आप? 10.5 से 11,000 के लिए बीच में हम डेफिनेटली देख रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और इस बीच 9,600 के लेवल को निफ्टी ने फिलहाल छू लिया है। अब देखिए उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ 90 पॉइंट की तेजी यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, और सेंसेक्स 300 पॉइंट यानी ट्रिपल सेंचुरी लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का दिन आज, और लगता है
कि 3 साल के ऊपर ट्रिपल सेंचुरी सेंसेक्स ने लगाई है आज। जी हाँ, वो पूरी जश्न का मूड बाजार में लगातार जारी है और वो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आता हुआ। सुबह में हम 31,000 के पार निकल गए थे, लेकिन अब निफ्टी की बारी और उसी को आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 9,600 के पर हम पहुंचे हैं। अब देखना होगा क्या उन लेवल्स को हम डिसाइसिवली होल्ड कर पाते हैं, क्या उसके ऊपर एक क्लोज दिखा पाते हैं। 95, 97 के लेवल्स अब आपकी स्क्रीन पर आते हैं और आप देखिए किन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है आज निफ्टी को 9,600 तक पहुंचाने में। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हाथ है। आईटीसी के नतीजे अभी अभी आए और उसके बाद हमने देखा स्टॉक की हालत और भी मजबूत होती हुई। 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन उस 90 पॉइंट के गेन में। इंफोसिस और साथ ही साथ हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है आज के ट्रेड में। इसके अलावा आप देखेंगे मेटल्स, यहाँ पर अच्छी खासी चमक बनती हुई दिखाई दे रही है। टाटा स्टील इस समय 5.5% ऊपर है। हिंडाल्को में 4% का उछाल और निफ्टी का न्यू एंट्रेंट वेदांता में आज हम देख रहे हैं काफी मजबूत चाल, करीब 4% की तेजी इसने भी कमाई है। तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स हैं जिन्होंने पूरा जोर लगाया है आज 9,600 के ऊपर या फिर 9,600 तक बाजार को पहुंचाने में। रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड बनता हुआ मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया है। बैंक निफ्टी ने भी उतना ही जोश दिखाया है आज, लगभग 200 अंकों का उछाल इधर भी। बिल्कुल, HPCL 10% ऊपर इस वक्त आपको नजर आएगा। अशोक लेलैंड में करीब 7% का उछाल है। GMR इंफ्रा में करीब 5% की तेजी दिखाई देगी और वोल्टास 4.5% के आसपास। सेल में भी करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ हमने आज खरीदारी बनते हुए देखी। ओवरऑल मार्केट का मूड काफी बुलिश, जैसे कि आप देख सकते हैं 75 से 80% स्टॉक आज तेजी के मूड में नजर आ रहे हैं। तो बाजार में अच्छी खरीदारी का रुख बनता हुआ और अब 25-26 हज़ार करोड़ पे मार्केट का कुल टर्नओवर भी पहुंच चुका है। यानी पिछले 2 दिनों में जो हम 30,000 देख रहे थे उससे हम ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा बाकी है। हो सकता है वहां तक पहुंचते हुए नजर आए और वॉल्यूम का सपोर्ट मिलेगा तो शायद बुल्स का हौसला थोड़ा और भी बुलंद होता हुआ नजर आएगा। 9,600, 9,601 के लेवल फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी कॉल देने का वक्त। जी हाँ, देख लेते हैं आज की तेजी में अब निफ्टी पर हमारे जानकारों की क्या राय बन रही है। सबसे पहली राय हम आपके लिए लेकर आएंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव की। सर्वेंद्र कह रहे हैं 9,680 के टारगेट के लिए निफ्टी में आप तेजी कीजिए। अगले 1 से 2 दिनों का ये कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस इन्होंने 9,524 पर रखा है। अगली राय यहाँ पर आती हुई रवि सिंह की तरफ से। अगला कॉल बिल्कुल रवि सिंह का है। 9,650 के टारगेट, 9,550 पर एक स्टॉप लॉस रखने की राय ये फिलहाल दे रहे हैं। कुणाल, आपको क्या टारगेट दिख रहे हैं? देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में प्रदीप हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी है कि फियर ऑफ हाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इन स्तरों पर नई खरीद कर पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन जो खरीद पाएंगे मुझे लगता है 9650, 9680 के लेवल्स आपको निफ्टी में आते हुए देखेंगे। क्योंकि निफ्टी में जिस तरह की रफ्तार है, जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग हमने लास्ट एक्सपायरी में देखी, मुझे लगता है कि और बड़ी तेजी की संभावना है। तो डेफिनेटली बाय करने के अलावा विकल्प नहीं है। स्टॉप लॉस 9500 पर रखना चाहिए। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी है और 50-100 अंकों का करेक्शन आना बहुत ही आसान है, मामूली सी बात है। इसीलिए 9500 पर स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 9680, 9700 के लेवल्स आते देखें। अच्छा, आपने ये जो कहा कि फियर ऑफ हाइट है, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जैसा प्रोफेशनल ट्रेडर इस लेवल पर नई पोजीशन नहीं बनाएगा? देखिए प्रदीप, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज निचले स्तरों पर आई थी और कई बार बाजार में आई है, लेकिन इन स्तरों पर जब बाजार लाइफ टाइम हाई बना रहा होता है तो एक नेचुरल रिएक्शन किसी भी ट्रेडर, किसी भी रिटेल पार्टिसिपेंट का ये होता है कि इन स्तरों पर खरीदना बहुत जोखिम भरा है, तो एक बार के लिए रुक जाते हैं, देखते हैं बाजार में क्या होगा, करेक्शन आएगा। और क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है, इसी के चलते आप देखिए बाजार बढ़ता चला जा रहा है और मौका लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस फियर ऑफ हाइट्स को अपने पर हावी होने न दें। इन स्तरों पर खरीदने के अलावा विकल्प नहीं है, क्योंकि आप देखते ही रह जाएंगे और बाजार कब 10,000 हो जाएगा और हमें अवसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए टेक्निकली बाय के सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग हैं, खरीदना चाहिए। ठीक है, संदीप वागले की भी राय यहाँ पर ले लेते हैं। संदीप क्या कह रहे हैं इस समय निफ्टी पर, वो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। तब तक संदीप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। 9715 की बात कर रहे हैं तो ये सुपर बुलिश है हमारे सभी जानकारों के बीच। 9,715 के टारगेट के लिए कह रहे हैं।
खरीदारी करके चले और स्टॉप लॉस 9,510 पर लगाए। तो हमारे सभी जानकारों का मानना है यहाँ से ये रैली आगे बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। नए हाईस पर बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है। 9,600 को हमने छुआ है और उसी के आसपास अभी भी निफ्टी की चाल है। यहाँ से आगे आखिरी आधे घंटे में ये चाल कितनी और मजबूत होती है और किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, सब पर हम बात करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। नौ 9,600 के लेवल हमने छू लिए हैं निफ्टी में और यहां फिलहाल इन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार ट्रेड करता हुआ 300 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स ने और निफ्टी बैंक ने भी करीब एक डबल सेंचुरी लगाई है। अच्छी खासी तेजी बाजार में लगातार बनी हुई है और इस बीच जब हम आखिरी आधे घंटे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज ये रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स आपको नजर आएंगे। आज के दिन बनते हुए रिकॉर्ड्स के आसपास ही होगा। 9,600 के ऊपर बंद होता है या नहीं बंद निफ्टी, ये एक खास देखने वाली बात शायद बाकी रह जाएगी। इस दौरान जाते जाते कहां पर खरीदारी हो रही है एक बार नजर डालिए आप। BPCL और IOC में खरीदारी शुरू हुई है। मुझे लगता है HP के वो रिजल्ट देखते हुए अब यहां पर भी इंटरेस्ट आ रहा है और ONGC। तो ये सारे के सारे ऑयल स्टॉक्स हैं जहां पर आज लोग निफ्टी में जाते जाते खरीदारी कर रहे हैं और इनको दिन के हाईस की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, संदीप वागले, सिद्धार्थ सिडानी और कुणाल सरावगी। सिद्धार्थ, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इन ऑयल स्टॉक्स में वाकई इस रिजल्ट को देखते हुए एक अच्छी तेज़ी करनी चाहिए? क्योंकि मैं कुछ अनुमान देखने की कोशिश कर रहा था तो एनालिस्ट की जो कंसेंसस है, कोई खास EPS ग्रोथ आने वाले 2 सालों के लिए लोग अंदाज़ा लगा के नहीं चल रहे हैं। यानी कोई इतने बुलिश आउटलुक तो नहीं है। ये जो आज की तेज़ी है, मुझे लगता है कि एक तो बोनस का असर और दूसरे अनुमान से थोड़े बेहतर आ गए नतीजे। ये आज का जो HPCL का मूव है वो जो आप बता रहे हैं वही उसी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस कोई भी हिसाब से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और हम मानते हैं कि यहाँ से अगर कोई गिरावट बड़ी आती है तो हो सकते हैं कि अनुमान के आंकड़े भी थोड़े बदल सकते हैं आने वाले 2 साल के। तो मार्केटिंग मार्जिन इन शॉर्ट में थोड़े इम्प्रूव हो सकते हैं। सो अगर आउट परफॉर्म नहीं करे ये सारे स्टॉक तो मार्केट परफॉर्मेंस ज़रूर रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि GRM जो होता है, GRM बहुत सिंगापुर क्रैम्स पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम मानते हैं कि कंपनीज लाइक BPCL जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में है, ये कंपनी पे एक अगर OMCs पे किसी पे आपको प्ले करना है तो मैं मानता हूँ कि BPCL पे ज़रूर किया जा सकता है और आंकड़ों के हिसाब से हम मानते हैं कि ये मार्केट परफॉर्मर से आउट परफॉर्मर रह सकते हैं। ओके, ये आउट परफॉर्मर जरूर रह सकता है। BPCL पर दाव लगाइए, इस पर पहले भी सिद्धार्थ कॉल दे रहे थे, लेकिन HPCL है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्शन आज के सत्र में बनता दिखाई दे रहा है। कई और काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा आज जमकर खरीदारी हुई है, उसमें चुनिंदा फर्टिलाइजर कंपनियां भी शामिल है। RCF ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा चमका है, 8% प्लस गेन्स देखने को मिले हैं। इस पर अपनी राय दीजिए कुणाल, RCF और क्या इस पैक में कुछ और आपको पसंद आ रहा है? देखिए RCF का चार्ट बहुत अच्छा है हर्षदा, मुझे लगता है कि इसमें और बड़ा अपसाइड बन सकता है। जो रिसेंट हाईज हैं 98 के आसपास, मुझे लगता है कि वहां पर ये स्टॉक दोबारा लौट सकता है। इसके अलावा इसी स्पेस में कोरोमंडल इंटरनेशनल बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार आउट परफॉर्म करता आया है, तो मुझे लगता है कि वहां खरीद की जा सकती है। एग्री इनपुट्स में एक्सेल क्रॉप केयर एक काउंटर है जिस पर मुझे लंबे समय से मैं खरीद की राय है और मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड दिख सकता है। तो इन तमाम स्टॉक्स को बाय के लिए देखा जा सकता है। ओके, तो इन स्टॉक्स पर फिलहाल आप एक तेज़ी की राय दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें, अब आज का हफ्ता तो ख़त्म हो रहा है, अगले हफ्ते पे जहाँ हमारी नज़र होगी ख़ास तौर पे चूँकि मानसून पे फोकस होगा, इसलिए इन फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पे तो नज़र रखेंगे ही। इसके अलावा और दूसरे स्टॉक्स जो रूरल थीम के साथ जुड़े हुए हों, एस्कॉर्ट्स जैसे जिनको खास तौर पे फ़ायदे की गुंजाइश, M&M फाइनेंशियल्स जहाँ पे आपको एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इनके चार्ट्स वागले साहब अगर आपने नजर डाली हो, क्या लगता है? प्रदीप, M&M फाइनेंशियल्स मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से 290 से बाउंस बैक हुआ है, मुझे लगता है ये 330 तक की मूव की शुरुआत है। 330, 335 तक जा सकता है और जब तक ये 300
306 के ऊपर रहता है मैं कंफर्टेबल रहूंगा, तो 304 305 का स्टॉप लॉस रख के हम 330 335 के लिए पोजिशनल व्यू ले सकते हैं। ओके इसके अलावा अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन, इन दो स्टॉक्स पे नज़र होनी चाहिए। कल इनके नतीजे आएंगे और हम फाइनली सोमवार को इस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। अडानी पावर खास तौर पे हाल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। सिद्धार्थ, क्या इन दोनों पे आपकी कॉल है? जी नहीं, और आपने जो बोला कि पावर पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ये बात सही है कि अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, प्राइस वॉलेटिलिटी तो रहती ही है। अदानी समूह की बात करें तो हम लोग इनमें से किसी भी स्टॉक को ट्रैक नहीं करते हैं, बट अगर नतीजों के हिसाब से देखा जाए और स्पेशली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से अदानी पोर्ट्स एक कंपनी है जो कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल अर्निंग्स दिए जा रही है। हम मानते हैं कि पूरे समूह में अगर कोई वैल्यू बाई रहता है तो वो अदानी पोर्ट्स है। हमारी कोई रेटिंग या रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम मानते हैं कि अदानी पोर्ट्स का एक आउटलुक बेहतर हो सकता है यहाँ से भी। इनफैक्ट चार्ट्स पर देखकर बताइए, अदानी पावर, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स, वागले साहब, एक ट्रेड अगर लेना हो आप कहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं? हर्षदा, मैं दोनों में इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, लेकिन आप आई थिंक प्रदीप ने जो पूछा था, अडानी ट्रांसमिशन के चार्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और उसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आज भी आया है। 115 का करंट ट्रेड है, मुझे लगता है 130 की तरफ जा सकता है। हल्की सी गिरावट होगी, 112 113 तक ऐड करे और एक 108 का स्टॉप लॉस जो कि काफी नजदीक है और स्टे सेफ है मेरे हिसाब से। 108 का स्टॉप लॉस और अपसाइड 130 132 का टारगेट, तो मैं अडानी ट्रांसमिशन के लिए जाऊंगा। बिल्कुल, वागले साहब के चार्ट ने दरअसल पावर सेक्टर की कहानी को साफ साफ बता दिया है। देखिए, जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो दोनों मुसीबत में है। फ़ायदा उनका है जो ट्रांसमिशन में है, जिनको एक तयशुदा फीस मिलती है, या जो इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, साइट इरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, खंभे खड़े करते हैं, तार खींचते हैं या उनको सप्लाई करते हैं। ये सारी कंपनियां हैं जहां पर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। लेकिन ना तो जनरेशन वाली कंपनियां खुश हैं और ना ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई कंपनियां खुश हैं। लेकिन बीटीएसटी या एसटीबीटी, और आज की तेज़ी को देखते हुए बीटीएसटी से शुरुआत होनी थी। एशियन पेंट्स, अमीशा वोरा भी कह रही थी तेज़ी करिए आप लंबी अवधि के लिहाज से, लेकिन ट्रेडर्स के लिए आशुतोष सरना एक बाय कॉल दे रहे हैं 1155 के टारगेट, 1128 के स्टॉप लॉस के साथ। और गेल है दूसरा स्टॉक जहां पर ये बुलिश है, 397 के स्टॉप लॉस और 410 के टारगेट। इसके अलावा मुदित गोयल ने भी अपनी 2 कॉल्स दी हैं, दोनों तेजी की है। बीपीसीएल इनके रेडार पर है, जिस पर हमने अपने जानकार की बात सुनी, वो बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 750 का टारगेट इन्होंने दिया, वो लेवल्स आ चुके हैं। इनफैक्ट 715 का स्टॉप लॉस रखिए और एक्सिस बैंक इनको पसंद है। 520 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशन लीजिए, 505 का रहेगा स्टॉप लॉस। कुणाल सरावगी, बताइए आपकी क्या पिक्स रहेंगे इस समय? जहां पर खरीद की राय है, जिसमें सबसे पहले साउथ इंडिया बैंक का काउंटर है। हर्षदा, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और इसके लिए मैंने जो टारगेट सोचा था 27 रुपये 10 पैसे, वो आपको अचीव होते दिख रहा है। तो इस टारगेट को संशोधित करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर टारगेट अब 27 रुपये 75 पैसे हो सकता है। स्टॉप लॉस 2670 पर रखें और साउथ इंडिया बैंक खरीदें। पेट्रोनेट मुझे लगता है दूसरा काउंटर होगा जहां पर खरीदना चाहिए। इन स्तरों पर 440 पर रखें, यहाँ पर 455 के लक्ष्य से बाइंग की राय। ओके, वागले साहब। प्रदीप, जाहिर है मेरे दोनों ही बीटीएसटी होंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मेरा पहला बाय होगा 1078 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1107, और दूसरा होगा वोल्टास जो 487 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 504। ओके, वोल्टास में पोजीशन खरीदारी की लेके चलिए, यहाँ पर फायदा कमाएंगे जरूर। अब देखिए 497 के लेवल्स इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और काउंटर जो थोड़े से एक्टिव रहे हैं आज दिन भर, डिशमन फार्मा कई दिनों बाद इस तरह की चाल रही है, करीब 9-10% भागा है। इस पर सिद्धार्थ कोई इनपुट, क्या ट्रिगर रह सकता है इस मूव का? देखिए, हमारी डिशमन पे कवरेज है और हम मानते हैं कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सारी एपीआई इस पे अप्रूवल पाइपलाइन पे है, वो भी एक अप्रूवल आ सकता है। 4 से 5 प्रोडक्ट हर साल में एक लॉन्चेस भी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम पॉजिटिव है डिशमन फार्मा को लेके। बट अगर टॉप बेट की बात करें फार्मा स्पेस में, तो यहाँ पे चुनिंदे होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक नरमी देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में, कैडिला हेल्थ केयर एक कंपनी हो सकती है जिसे आप मीडियम से लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव से एक बार खरीदारी करके देख सकते हैं। रुझान काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे भी कई सारे API के अप्रूवल पेंडिंग है। ओके, 2-3 स्टॉक यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिनमें बहुत तेज़ी से खरीदारी हो रही है। सिद्धार्थ, अगर आपके रडार पे हो तो बताइएगा। एक तो है एस चांद, हाल की लिस्टिंग है और अब आज अगर आप देखें इसकी ज़बरदस्त रिकवरी है, 14% चढ़ा है, लेकिन अभी भी खरीदारी हो रही है और हाइस पे क्लोजिंग की तैयारी दिखती है मुझे। मास्टेक है दूसरा स्टॉक, यहाँ भी ज़बरदस्त वॉल्यूम है, आज दुगने वॉल्यूम के साथ चल रहा है। अभी अभी यहाँ पर करीब 2.5% की तेज़ी और बनी है और अभी 10% के सर्किट पर पहुँच चुका है। कैमलिन फाइन एक और छोटी कंपनी है और यहाँ भी हम देख रहे हैं लगातार खरीदारी हो रही है, दिन के हाइस पे 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ। सिद्धार्थ, कोई व्यू है? ये तीनों ही कंपनियों पे हमारा कोई कवरेज नहीं है, बट फॉर दैट मैटर अगर एस चांद की आप बात करें जो पब्लिशिंग स्पेस में है, लिस्टिंग काफ़ी म्यूटेड रही है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से इनका एक बिजनेस मॉडल है, हम मानते हैं कि आने वाले समय में इनका आउटलुक थोड़ा बेहतर हो सकता है। अगर किसी को लंबी अवधि के लिए दाव लगाना है तब ये कंपनी को देखा जा सकता है। बाकी हम मानते हैं कि एजुकेशन स्पेस में, क्योंकि ये लगता हुआ स्पेस है एजुकेशन और प्रिंटिंग स्पेस, तो ये स्पेस में बाकी कोई कंपनी नहीं रहती है जो एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो हम मानते हैं कि एक रुझान के हिसाब से एस चांद पे रुझान हो सकता है। मैक्स इंडिया में हम देख रहे हैं कुछ तेजी की पोजीशंस अब ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। NBCC एक और काउंटर है जहां पर खरीदारी और बढ़ रही है। दालमिया भारत में भी हमने देखा थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ। पागले साहब, इनमें से कोई स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है पोजीशन कैरी की जा सकती है? अर्शदा, मैं NBCC के साथ जाना चाहूंगा। करंटली 194 है, 189 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है 205 207 अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आ सकता है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है। ओके, शालीमार पेंट्स एक स्टॉक आप देखिए जहां पर वॉल्यूम हालांकि हल्के हैं लेकिन मूवमेंट बहुत ही तगड़ा है और अब ये स्टॉक 10-11% के आसपास दरअसल गिरा था पिछले 3-4 दिनों में और अब वहां से रिकवर हो रहा है। पूरे हफ्ते का आप इसका मूव देखिए तो अंदाजा लगेगा कि दरअसल क्या हुआ है यहाँ पे। कुणाल, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छे समय पर आपने इसकी बात की प्रदीप। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट चार्ट पर देखा जा रहा है। अभी इसने अपने डे हाई को भी क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और अपसाइड बन सकता है। टारगेट की बात करें 285 तक चला जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस 260 के रीजन में रखें। 285 के लक्ष्य से मेरी राय में खरीदा जा सकता है। ओके, यहाँ पर मौके शालीमार पेंट्स में साफ दिखाई दे रहे हैं। मदरसन सुमी में भी हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है करीब 8% का। स्टॉक देखिए अब 4% भागा है। क्या कुणाल यहाँ पर कुछ और एक्शन बढ़ता दिखाई देगा या फिर इन लेवल्स पर फिर से फिजल आउट हो जाएगा? 450 पर आया है। देखिए, ये एक सीरियल आउट परफॉर्मर है हर्षदा और लगातार आउट परफॉर्म करता आया है। अभी भी चार्ट बहुत बेहतर है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इसके 30 मिनट के चार्ट्स पर बन रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 470 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं, तो खरीदने की राय है। 440 के आसपास मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, एक स्टॉक है HIL, हैदराबाद इंडस्ट्रीज इसका नाम हुआ करता था। सिद्धार्थ, एस्बेस्टस शीट कंपनी है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या आप नजर रखते हैं? ये देखिए ट्रेडर का स्टॉक नहीं है, बहुत लिक्विड भी नहीं है, लेकिन आपका अगर कोई व्यू हो, अगर आपने देखा हो। जी प्रदीप, ये कंपनी हम लोग बिल्कुल ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन देखिए इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी फिलहाल बनती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी आई है, तो स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए। छोटे मझोले स्टॉक्स दरअसल अगर आप देखें तो बहुत ज़ोर से गिरे भी थे और इसलिए अब यहाँ पर रिकवरी भी हम कह सकते हैं उतनी ही अच्छी आती हुई फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। हालांकि जाते जाते क्या बिकवाली भी हो रही है कहीं कहीं। हाँ देखिए, जेंसार में बिकवाली हो रही है, LT फूड्स में बिकवाली हो रही है, कजारिया सिरेमिक्स में बिकवाली हो रही है, माइंड ट्री में कमज़ोरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और सन फार्मा पे अब भी दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज भी कमज़ोरी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तेज़ी के बावजूद 9600 के लेवल हमने छुए और अब हालांकि वहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर शायद बंद होने की तैयारी है, पर ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो फार्मा में फ़िलहाल अगर एक बार नज़र डालें, सन फार्मा और सिप्ला, कुणाल अगर आप इन दोनों के चार्ट देखें, क्या आपको लगता है कि अभी भी और गिरावट आने वाली है इनमें? कुणाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल यह है कि क्या ये स्टॉक और गिरेंगे, सन फार्मा और सिप्ला, और क्या ये आप एक शॉर्ट ट्रेडर के नजरिए से देखिए, अगर शॉर्ट हैं तो अब भी होल्ड करके जाएं, वीकेंड में आराम से नींद आएगी?
देखिए अभी भी कमजोरी बरकरार है चार्ट्स पर, किसी तरह का कोई ऐसा सिग्नल नहीं है प्रदीप कि यहाँ पर अब रिवर्सल आएगा या इनको तुरंत खरीद लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ड्रिफ्ट करते रहेंगे, हो सकता है कुछ समय में इनमें एक पुल बैक आ जाए, लेकिन चार्ट कमजोर है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मार्केट में आपको इन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। अगर फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक चुनना है तो मेरी राय में बायोकॉन होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, वहां पर खरीद जरूर की जा सकती है, लेकिन इनके इन स्टॉक्स में जिनके जिक्र आपने किया मुझे लगता है अवॉइड करें तो बेहतर। आईटीसी को क्या हो गया? 310 2% गिरा है ये, देखते देखते पिछले 20 मिनट के अंदर 320 के ऊपर निकल गया था मेरे ख्याल से, और अब आप इस पर नजर डालिए, देखिए 304 के करीब आता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, तेजी से गिरावट आई है। वागले साहब ये फिर आपको कैसे नजर आएगा, आज कोई रिवर्सल का साइन तो नहीं दे रहा? तो रिवर्सल का साइन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एट हायर लेवल्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशन बरतना होगा। अगर 290 के नीचे जाता है तो मैं समझूंगा कि थोड़ा सा वीक है, और फिर ये 275 तक भी जा सकता है। हालांकि अभी मैं समझता हूँ कि पहले लोअर लेवल्स पे किसी ने लिया है तो 300-305 के रेंज में एक बार बुक करें, सस्टेन नहीं हो रहा है ऊपर। ओके, तो कुछ मुनाफा वसूली कर लें, शायद फंसेगा ये काउंटर करंट लेवल्स पर। अशोक लेलैंड भी 91 के पार निकला है। कुणाल बताइए, इस मूव में अब यहाँ से आगे के लेवल्स दिखा पाएगा, क्योंकि पहले भी 91-92 पर आकर अटक जाता है और फिर काफी तेज गिरावट आती है इसमें। देखिए जिस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है इस बार हर्षता, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक ब्लो ऑफ मूव आज हमने देखा है इसमें, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 96 तक जाने की संभावना बनी है। स्टॉप लॉस 89 पर रखना होगा, 96 मुझे लगता है कि चला जाएगा, तो मेरी राय में बाय करके ही चलना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल रुझान बन रहा है। और आप देखिए अब सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे तो BPCL, LNT, कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, ऐसे कई सारे दिग्गजों के नतीजों पर हमारी नज़र होगी। और इन तमाम शेयरों में चूंकि आज HP को देखते हुए BP तो काफ़ी हद तक भागा ही है, LNT बड़ा हैवी वेट है और थोड़ा देर से ही इसलिए लेकिन पार्टिसिपेट करना शुरू तो किया है। कोल इंडिया, NTPC और पावर ग्रिड 3 और PSU दिग्गज हैं दरअसल, तो 4 PSU दिग्गज हो गए। BPCL को भी अगर हम शामिल करें इन PSUs में से, सिद्धार्थ नतीजों के लिहाज से क्या आपको कुछ पसंद है? देखिए जैसे मैंने कहा BPCL की पहले बात करी, साथ ही साथ अगर दूसरे PSUs की बात करें जिसके नतीजे आने वाले, हम मानते हैं पावर ग्रिड के नतीजे बहुत अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से एक ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है और इट इज़ वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेस, तो पावर ग्रिड हम मानते हैं कि नतीजों से इम्प्रूवमेंट रह सकता है और आने वाले समय में भी क्वार्टर्स में सस्टेन रह सकता है। LNT के नंबर्स आएंगे, साथ ही निजी कंपनियों में ऑरबिंदो फार्मा के भी परफॉर्मेंस पर नजरें रहेंगी, खासकर सिप्ला के नतीजों को देखकर। LNT 9% का उछाल दिखा सकता है मुनाफे में, 2686 करोड़, साथ ही साथ आय 11% बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सिद्धार्थ, आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि आज हमने देखा भेल में, BHEL में काफी तेजी बनती दिखाई दी है, क्या कुछ LNT में कमाल देखने को मिल सकता है ऑर्डर फ्लोज के लिहाज से? क्या वो एक ड्राइवर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए LNT हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर है। हम मानते हैं कि LNT पर अगर किसी को दाव लगाना है तो वो 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि नतीजों में जो देखना है कि मिडिल ईस्ट मार्केट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते दिख रहा है, पिछले क्वार्टर में दिखा था, अब ये क्वार्टर में किस हिसाब से आता है वो भी देखना है, और ऑर्डर बुक में क्या ग्रोथ आती है ये भी एक बहुत अहम चीज़ होगी देखने के में नतीजों में। बट अगर ऑर्डर बुक की ग्रोथ परसेंटेज अगर 12 से 15% के आसपास अगर रहती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो हम मानते हैं कि LNT में एक अच्छा ट्रैक्शन देखा जा सकता है। पर LNT पे मैं बार बार निवेशकों को कहना चाहूँगा कि LNT पे शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल निवेश ना करें। अगर इस पे दाव लगाना है तो लंबी अवधि 3 से 5 साल के लिए ही लगाया जाए। ओके, PSP प्रोजेक्ट्स एक IPO जो आया था 17 मई से 19 मई के बीच, यहाँ पर 205 से 210 का प्राइस बैंड था और इसकी लिस्टिंग होने वाली है सोमवार को। अगर आपको याद हो तो करीब 8.5 गुना ये भरा था, रिटेल में करीब 7 गुना भरा था ये IPO PSP प्रोजेक्ट। सिद्धार्थ, क्या कोई उम्मीद है आपको, आपने ट्रैक किया है?
जी, इस पे हमारा कोई नोट नहीं था, बट जितना एक ओवरव्यू फेस वैल्यू पे लिया है, हम मानते हैं कि बुक्स में ये डेवलपमेंट में जो गुजरात में हो रहा है उसमें स्ट्रेस कुछ है बैलेंस शीट में। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमने इसे सब्सक्राइब तो नहीं दिया, ना ही अवॉइड दिया, तो हमारे इस पे कोई कवरेज नहीं है। इस लिस्टिंग का इंतजार रहेगा जरूर, लेकिन बाजार पर एक नजर डाल लीजिए। 9600 के लेवल हमने छुए, वहां पर क्लोज होना मुश्किल है क्योंकि 9582 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी आ चुका है। पिछले 5-10 मिनटों में देखिए प्रेशर कहां पर आया। आईटीसी 1.5% ऊपरी लेवल से गवा चुका है, अब सिर्फ 2% ऊपर है 306 के आसपास। सनफार्मा में हमने देखा है आधे % से ज्यादा का नुकसान, इनफैक्ट 1% नीचे था ये काउंटर कुछ 5-6 सेकंड पहले। HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में भी ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली आई है, आधा % गवाए इन काउंटर्स ने। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो कूल ऑफ कर रहे हैं और इसीलिए हम वो 9600 के आसपास क्लोज नहीं देखेंगे, 9580 के आसपास वो समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज का दिन मेटल कंपनियों के नाम रहा है जहां पर काफी रफ्तार बनती दिखाई दी। वेदांता डेब्यू कर रहा है निफ्टी पर और धमाकेदार तेजी इसमें हुई है 4% की। टाटा स्टील में 5% का उछाल, हिंडाल्को के लिए एक शानदार दिन। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में शुरुआत तो काफी ढीली थी, इनफैक्ट IOC, HPCL में बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन BPCL के नंबर्स के आने के बाद हमने देखा है HPCL के नंबर्स आने के बाद BPCL में अच्छी तेजी बनती हुई और IOC भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इनफैक्ट सुबह में काफी गिरावट देखने को मिली थी। इनिशियल लेवल से काफी रिकवर होता हुआ ये काउंटर 3% ही नीचे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हाथ आज। अदानी पोर्ट, ITC जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है काफी तेजी बनती दिखाई दी है। तो हैवी वेट्स ने काफी जोश दिखाया आज, हालांकि ऊपरी लेवल्स पर निजी बैंक और ITC में मुनाफा वसूली आई, इसीलिए हम वो 9600 पर टिक नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा अगर आप देखें तो PNB में भी काफ़ी हद तक हमने गिरावट आते हुए देखी, पर आखिर में जाते जाते जहाँ अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है तो HPCL में आप देखिए हफ्ते भर का वॉल्यूम आज के दिन हो गया है इस तेज़ी के साथ साथ। साउथ इंडियन बैंक एक छोटा स्टॉक था, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ वहाँ पर भी खरीदारी होती हुई नजर आई। हुडको में आज बाइंग लौटती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स जो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुए थे वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी, लेकिन सिंटेक्स ये लगातार काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और आज भी देखिए सिंटेक्स की अभी की जो लिस्टेड यूनिट है जिसमें केवल टेक्सटाइल कारोबार है, लगातार तेज़ी 17% ऊपर। लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ है यहाँ पे जो वैल्यूएशन फिलहाल आ रहे हैं। इस बीच बाजार बंद हो चुका है 9580, ये है आखिरी आंकड़ा, प्रोविजनल आंकड़ा है आपके लिए। इसके आसपास या इससे थोड़ा सा ऊपर दरअसल आएगा फाइनल नंबर, क्योंकि हम करीब 20 पॉइंट धीरे धीरे फिसल के नीचे आए हैं 9600। इंटरेस्टिंग बात यह है हर्षिता कि अगर आप हर सीरीज़ में एक टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं टेक्निकली, पिछले सीरीज़ का रेंज देखकर, तो 9600 इस सीरीज़ का पहला टारगेट था और 9700 दूसरा टारगेट था। तो पहला टारगेट पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब ग्रेट है प्रदीप, और देखना होगा कि 9700 पर हम कितनी जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो रन रहा है 9500 से 9600 का, लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। मुझे नहीं लगता कितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया होगा इस पर्टिकुलर मूव में, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं और एक सरप्राइज डेफिनेटली था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से आगे क्या ये पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये जोश बरकरार रहेगा या नहीं स्क्रीन पर। पागले साहब क्या कहते हैं आप? संदीप, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं लगता, वहां पर कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। जाते जाते कुणाल आपकी राय दीजिए, क्योंकि आपने भी कहा क्या 9680 का टारगेट दिया था, 9700 एंड बियॉन्ड इस सीरीज में पॉसिबल है? पूरी संभावना है हर्षिता। जिस तरह का मार्केट का सेटअप है, बहुत ही हल्का पार्टिसिपेशन रिटेल स्टॉक्स में है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास टिपिकली शेयर होते हैं मिड कैप के, उनमें उस तरह की तेजी नहीं है। लार्ज कैप बाजार को ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 9700 डेफिनेटली गेटेबल है विद इन द सीरीज। ओके, चलिए वक्त है इसके साथ ही इजाज़त लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका और सिद्धार्थ आपका भी, और ज़बरदस्त तेज़ी के लिए आप लोगों को भी बधाई, जो आज हम बाजार में रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं। मोदी सरकार की तीसरी सालगिरह बाजार के लिए तो बहुत ही शानदार रही है, लेकिन हमारे कप्तानों के लिए कैसी रही, आइए देखते हैं। 2.5% हेमंत का रिटर्न 2.5% से ऊपर। और यहाँ पर आइए देखते हैं कौन से थे वो स्टॉक्स जिन्होंने ये मदद की है इस रिटर्न के पीछे।
आरसीएफ, वेदांता, एचसीसी और यूपीएल खरीदारी की राय थी। सारे के सारे बल्लेबाजों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये क्या है, नीरज की टीम में गेंदबाज भी आईओसी और सिप्ला शानदार परफॉर्मेंस देते हुए मनप्पुरम पे नजर थी इनकी, और हाइडेलबर्ग सीमेंट पे भी पूरा का पूरा मिड कैप सीमेंट आज चला है ऐसे तो। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हम लेंगे इजाजत, लेकिन एक शानदार समाप्ति इस हफ्ते की होती हुई और इस जश्न को जारी रखेंगे। आपकी वीकेंड की तैयारी करेंगे वीकेंड मस्ती में। इसके बाद बने रहिए।